हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लेक्चर में जो यूपीएसआई से रिलेटेड हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, वो आज चौथी टेस्ट सीरीज आपके सामने लाई गई है। 3 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। उम्मीद करते हैं उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, उसको पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। चौथी टेस्ट सीरीज उसी क्रम में आज लाई गई है। यह भी सीरीज बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है, जिससे आने वाले एसआई के एग्जाम में आपको फायदा मिले और एसआई के साथ साथ जहां और जगहों पर भी हिंदी पूछी जाती है उसमें भी आपको ये लाभ पहुंचा सके, इसी उम्मीद के साथ इसको बनाया गया है। तो आज चौथी टेस्ट सीरीज में क्या क्या प्रश्न शामिल किया गया है उसको एक एक करके हम देखेंगे, साथ में उसकी व्याख्या भी समझते चलते हैं, जिससे उससे मिलते जुलते और प्रश्न आपके सही हो जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत की जाए। तो जैसा ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, देख पा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, कहां से पूछा गया है, इस पर बात किया जाए। तो इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष एक पुरस्कार, एक सम्मान पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसको नाम दिया गया है सलाका सम्मान पुरस्कार। नाम क्या है? सलाका सम्मान पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारा है खेल कूद में, तो ध्यान से समझिएगा, खेल कूद में, तकनीकी के क्षेत्र में, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, या भाषा संस्कृति के लिए। तो चूंकि हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो खेल कूद का और तकनीकी क्षेत्र से हिंदी साहित्य अकादमी का कोई संबंध नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले से वैसे ही नहीं सही होंगे। अब चुनाव करना है आपको सी और डी में। तो जो ये सलाका सम्मान पुरस्कार है, ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जो भी लोग हिंदी को एक नई दिशा, नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करते हैं, उनके सम्मान में ये सलाका पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? ऑप्शन आपका है सर्वेश यादव सब्बे, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा ऑप्शन है नीलमणि फूकन, और चौथा ऑप्शन है अमिताभ घोष। तो जो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो नीलमणि फूकन जी को दिया गया था। थोड़ा सा इनके बारे में जाना जाए। ये असमिया भाषा के लिए इनको मिला था। किस भाषा के लिए? असमिया भाषा के लिए इनको दिया गया था। इनको जो मिलने वाला पुरस्कार था वो क्रमांक में 56वां पुरस्कार था। इसके पहले इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का भी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है ना। तो 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूकन को मिला था। तो आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। कुछ लाइनें लिखी गई हैं और पूछा गया है ये किसकी रचना है या इसको किसने कहा है। तो जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह जो कथन है ये किस लेखक का है? ये किस लेखक का है?
क्योंकि छायावाद के बारे में बात किया गया है, तो छायावाद के जो चतुस्तंभ हैं, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के चतुस्तंभ माने जाते हैं। तो उन्हीं में से किसी का हो सकता है। अब संयोग से पंत जी का भी यहाँ नाम है और नगेंद्र आधुनिक छायावादी हैं। तो ये जो पंक्ति है ये पंत जी की नहीं है, नगेंद्र जी की नहीं है, इसको कहा था प्रसाद जी ने, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि परिपत्र किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है मतलब ये सामाजिक पत्र है, कार्यालयी पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है या पारिवारिक पत्र है? ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक प्रकार का कार्यालयी पत्र है या एक प्रकार का ये सरकारी पत्र है या क्या है? सरकारी पत्र है। कब लिखा जाता है? तो जब कोई आदेश, निर्देश या सूचना एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचानी हो, कई लोगों तक जारी करनी हो, तो इस स्थिति में क्या लिखा जाता है? परिपत्र लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसको सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर। अब सर्कुलर शब्द से आसान हो गया इसको समझने में। जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि एक सर्कुलर जारी हुआ है, तो सर्कुलर जारी हुआ है इसका मतलब वो सूचना एक साथ में सभी लोगों तक पहुंचानी है जो उस सूचना से संबंधित लोग हैं। तो यह एक सरकारी पत्र है और कब जारी होता है? जब एक ही सूचना को कई लोगों तक एक साथ में पहुंचाना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो क्या एक पत्र में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए भाई। क्लिष्टता होनी चाहिए, कठिनाई होनी चाहिए, संपूर्णता नहीं होनी चाहिए, क्रमबद्धता नहीं होनी चाहिए, क्लिष्टता या कठिनाई नहीं होनी चाहिए या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? ये सारे चीज तो होने ही चाहिए। अर्थात उसमें स्पष्टता हो कि क्यों लिखा गया है, कैसे, किस कारण से लिखा गया है, जिस बात को कहना चाह रहा है लेखक वो पूर्ण रूप से उसमें समाहित हो और क्रमबद्ध रूप से हो। तो क्या नहीं होना चाहिए? उसमें कठिनाई ना हो, क्लिष्टता ना हो। क्लिष्टता का मतलब कठिनाई ना हो, जिससे क्या लेखक चाह रहा है, क्या उसने उस पत्र में लिखा है, पाठक उसको समझ नहीं पा रहा है। तो उसमें पत्र में क्या नहीं होना चाहिए? कठिनाई नहीं होना चाहिए, अर्थात ये पत्र की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। एक पंक्ति दी गई है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमण आहा, व्योम सिंध सख देख तारक बुद बुद दे रहा। 4 पंक्ति है, ठीक है ना। अब 4 पंक्ति में लिखकर लोहित लेख, यहां से देखिए तो ये मात्राओं को गिनिए। अब देखो सोरठा क्या होता है? 4 लाइनें होती हैं, 11 13 और 11 13। पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13। दोहा इसका जस्ट उल्टा होता है, 13 11 होता है। तो चलिए मात्रा को गिना जाए तो हस्व के लिए या लघुपद के लिए 1 और गुरुपद के लिए 2। तो यहां 1 1 1 और 1 2 1 1 2 1। अब देखिए 1 2 3 4 4 2 6 7 8 2 10 1 11। यहां पहली पंक्ति में 11, दूसरे में आप चेक करिए ये गुरुपद है 2 1 1 2 1 1 1 1 1 और 2। तो 3 3 6 2 8 2 10 3 13। तो 11 और 13 का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ।
तो 11 और 13 का जब कॉन्सेप्ट चलेगा तो ये पंक्ति क्या हो जाएगी, सोरठा हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कौन सा छंद है, सोरठा है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद दो तरीके से होते हैं, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद और सममात्रिक छंद में जैसे मान लिया जाए 4 चरण हैं और चारों चरणों में मात्राएं समान हो तो सममात्रिक छंद हो जाएंगे, और ये पहले तीसरे में अलग हो, दूसरे चौथे में अलग हो तो अर्ध सममात्रिक छंद होगा। तो चूंकि देखिए जो दोहा है आपका, इसके पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये जो है दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंदी का उदाहरण है। सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, जबकि चौपाई आपका क्या है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। कार्य रस के अनुसार अपस्मार क्या होता है? अपस्मार क्या है? यह एक संचारी भाव है? नहीं, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया ये एक रस नहीं है। काव्य में एक प्रकार का दोष है, ये भी नहीं है। तो अपस्मार क्या होता है? एक प्रकार का उपमान है, जिसमें एक प्रकार का उपमान है जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे हम तुलना करते हैं, और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना करते हैं। ठीक है ना। तो जब उपमान से जिससे हम तुलना कर रहे हैं और जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको उससे हेय दिखाया जाए, तो जब ऐसा होता है तो वो जो है क्या होता है, अपस्मार कहलाता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? रामचरित को यदि उसके 7 कांडों को यदि 2 भागों में हम डिवाइड कर दें तो उत्तर रामचरितमानस में क्या शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, किसकी बात की गई है? ठीक है ना। तो उत्तर रामचरितमानस में फिर वहां से शुरू होगा आपका लंका कांड हो जाएगा और किष्किंधा में आ जाएगा। जैसे सीता हरण के बाद ये चीजें जब शुरू होती हैं तो वहां करुण रस की प्रधानता हो जाती है, श्रृंगार वीर वहां नहीं रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में श्रृंगार रस है? अर्थात ये चारों जो उदाहरण है इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए जो भाव है वो क्या है, रति है, अस्थाई भाव श्रृंगार रस का। तो यहां देखिए, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर, आसमान पर घोड़ा था। वीरता की बात की जा रही है, चेतक के वीरता की बात की जा रही है। तो यहां तो इसमें श्रृंगार रस है ही नहीं, इसमें तो वीर रस हो गया। आ जाइए इसमें दूसरा है, उद्वेलित कर अश्रु रश्मियां हृदय चिताएं, धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। इसमें करुण रस की बात हो रही है, क्योंकि महामारी की बात हो रही है तो शोक या करुण रस की बात हो रही है। तो यहां तो श्रृंगार है ही नहीं। यहां देखो, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, ये कबीरदास जी की एक पंक्ति है कि पानी जैसे पानी का बुदबुदा होता है, मनुष्य की वैसे ही एकदम समान स्थिति है, कब क्षण हो में खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ रस की बात आप कह सकते हैं, यहाँ नहीं की गई है। अब आ जाइए, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए, यह दो हृदय का दान उसको। यहां श्रृंगार रस है। तो डी ऑप्शन में श्रृंगार रस की बात की गई है। ठीक है ना। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट कह रहा है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। तो इस रेखांकित मन मयूर में कौन सा अलंकार है? मन मयूर में अलंकार पूछा गया है।
अब देखो, मेरा मन मयूर, अब यहां देखो मन की तुलना क्या मयूर से की गई है, क्योंकि बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, तुलना नहीं की गई है। यहां बिना किसी भेदभाव के मयूर को मन का रूप दे दिया गया है, और जब ऐसा हो जाता है तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा जहां संभावना की जाए, उपमा जहां तुलना की जाए, और जब रूपक वह होता है जब बिना किसी भेदभाव के उपमान को या उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, तब वहां क्या है, रूपक अलंकार होता है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, फूले कास सकल महि जाही जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब देखिए कौन सा अलंकार है, ढूंढिए। मनु मानो जनु जानो, यहां क्या लिखा है, मनु मानो जनु जानो, तो जब ऐसा होता है तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। सासी त्यों, ऐसा यदि होता है तो क्या होता है, उपमा होता है। तो यहां चूंकि जनु जानो लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, सीधा सा पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन, नग का अनेकार्थी शब्द है। तो नग का मतलब नाग नहीं होता है, किनारा नहीं होता है, नग का अनेकार्थी शब्द पर्वत है, पर्वत का अनेकार्थी शब्द नग भी होता है, तो इसी आंसर इसका सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी शब्द जो सारे लिखे हैं सब एक दूसरे के समान अर्थ में प्रयोग हैं। अब देखो, दल का मतलब समूह और रिप का मतलब शत्रु, ये नहीं होगा। कर का मतलब हाथ और खग का मतलब पक्षी, ये भी नहीं होगा। अनंत का मतलब आकाश, असीम, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। अनंत, कल, कर, दल, गुरु, पतंग, ये 3 और 4 ये जो दोनों अनेकार्थी शब्द हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो आइए, यहां शब्द युग्म है, अर्थभेद है, कुल मतलब वंश है और कुल मतलब नदी का किनारा है, ये आपका सही है। ठीक है ना, ये हो गया। नागर, नग, नागर मतलब नगर में रहने वाला, और नग मतलब यहां पर्वत, यहां छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। अनल मतलब अग्नि और अनिल मतलब पवन, ये भी सही है, ये भी सही है। बलि मतलब बलवान और बलि मतलब गाय नहीं होता है, तो ये आपका शब्द युग्म सही नहीं है, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इंदिरा का मतलब लक्ष्मी होता है और इंदिरा का मतलब इंद्राणी होता है, तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में फिल करने के लिए दिया गया है। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की क्या है, उन्नतशील तो होगा नहीं, शौर्य कथा होगा नहीं, जगत प्रसिद्ध नहीं होगा, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, तो यहां वैभवशाली भरा जाएगा, यहां गौरवशाली भरा जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन, मानव आदिकाल से ही क्या है, प्रगति के पथ पर, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, यहां प्रगति यहां पथ हो जाएगा, प्रगति के पथ पर, सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के क्या होगा, उपलब्धियां होगी ना, प्राचीन काल के या की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है,
उपलब्धियां और अनूठा यहां फिल किया जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। और संधि के बारे में बात किया गया है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ठीक है ना, व्यंजन संधि में एक नियम है कि तादा के बाद यदि गा घा आवे, तादा के बाद यदि घा आता है तो तादा का दा हो जाता है। तो देखो, तो इसका जो विच्छेद होगा उत्धन घाटन होगा, उत्धन घाटन होगा बराबर उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट। कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? अब इसमें गलत ढूंढना है। ठीक है ना, देखो महाधन ओज, आ और ओ मिलकर अ हो जाता है, महोज बनेगा, सही है। आ और ओ मिलकर अ हो जाता है, वृद्धि संधि, ये सही है। पावधन अकाह बराबर पाव का, अयाद संधि, ये भी सही है। ये पाव का पावक बनेगा, पावधन अक बराबर पावक। नवधन इक, ये नाविक बनेगा, ये भी सही है, अयाद संधि है। परोधन उपकार, ये गलत है, ये होगा क्या सही? परधन उपकार होगा। तो गलत संधि विच्छेद है वो डी वाला गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। पुनः धन जन्म की संधि क्या होगी? तो जहां विसर्ग के बाद जा आता है तो विसर्ग रा में बदल जाता है, तो पुनः धन जन्म क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म इसका ये सही आंसर हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ध्यान रखिएगा, यहां पुनर्जन्म है, ये गलत है, पुनर्जन्म है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मम धन ऐश्वर्य की संधि क्या होगी? अब देखो मम में आ निकाल लीजिए और यहां आय है, तो आ और ए मिलकर के आय हो जाएगा, तो मम धन ऐश्वर्य बराबर मम ऐश्वर्य, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि संधि है, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये गायक जब बीच में या हो और उसके पहले पूरा अक्षर हो तो वो अयाद संधि का उदाहरण होता है। किसका? अयाद संधि का उदाहरण होता है। ठीक है ना, और ये कब होगा? गया धन अक, गया धन अक, ये इसका विच्छेद होता है, क्योंकि अय और आ मिलकर आय हो जाता है। अय और जब ए और आ होगा तो अय होगा, और अय और आ होगा तो आय होता है। तो गया धन अक बराबर क्या हो जाएगा? गायक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बी होगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए। आर्द्रक का तद्भव क्या है? तो आर्द्रक, आर्द्रक का तद्भव क्या होता है? ये अदरक का तद्भव होता है। अब देखो यहाँ अदरक लिखा है और अदरक लिखा है, तो अदरक सही है ना कि अदरक सही है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा गया है, जो संस्कृति के समान है। तो पंख तो है नहीं, पवन आपका हो जाएगा, ना पारा है ना पकवान है, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम है। तो कसौटी आपका तद्भव है, काठ तद्भव, कार्य तत्सम है, ये तद्भव नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अनुपयुक्त तत्सम तद्भव युग्म का चयन कीजिए, जो उपयुक्त नहीं है। हरिद्रा का हल्दी, ये सही है। श्रृंग का सिंह, ये भी सही है। मरीच का मिर्च, ये भी सही है। लक्ष्य का लक्ष्य, ये गलत है, ये आपका गलत है, इसका मतलब यही आपका सही आंसर होगा। देखो लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है, लक्ष्य, और इसका ये सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य, ये लक्ष्य गलत है। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराल और चक्रांग किसके पर्यायवाची हैं? ये हंस के पर्यायवाची हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द के सही पर्यायवाची नहीं हैं? ठीक है ना,
तो अब आ जाइए, पर्वत के लिए तुंग, अचल, महीधर, ये सही है भाई, पर्वत का पर्यायवाची सभी होता है। पक्षी का द्विज, शकुन, अंडज, ये भी सही है। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, शैल, उत्पल लिखा है, ये गलत है, उत्पल नहीं होता है, क्या होता है, उपल होता है, तो ये गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची कौन सा है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण और नकुल। तो पर्यायवाची जो पतवार की होती है इनमें कर्ण होती है, पतवार की एक पर्यायवाची कर्ण भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? धनुष की पर्यायवाची में कौन सा नहीं है? सरासन होता ही है, और देखिए क्या नहीं है, चलिए सरासन होता है, उसके बाद में कोदंड भी होता है, पिनाक भी होता, असी नहीं होगा, असी इसकी पर्यायवाची नहीं होती है, असी मतलब तलवार होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, असी मतलब तलवार, खड़क कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? लाभ का हानि होता ही है, बंधन का मुक्ति, इच्छा का अनिच्छा होता है, जय और विजय, ये गलत है, जय का क्या होगा? पराजय होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा, तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तरुण शब्द का पर्यायवाची, तरुण का मतलब युवा, युवा का उल्टा हो जाएगा वृद्ध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अतिथि शब्द का विलोम अतिथेय होता है, अतिथि मतलब जो सूचना देकर आवे, और अतिथेय मतलब जो बिना सूचना के आ जावे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से वेस्ट शब्द का विलोम, तो वेस्ट का विलोम क्या होगा? समष्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें गलत बताना है, तो देखिए, देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? तो जब यहां देखो दो क्रियाओं की बात हो रही है, तो यहां थोड़ा सा आपको रुकना है, विराम लेना है, तो यहां क्या होगा, यदि इसको लिखा जाएगा तो यहां अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, देखो मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, देखो मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, चूंकि यहां नहीं लगा है, तो किस अंश में यहां त्रुटि है? देखो मैं वाले हिस्से में त्रुटि है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आ जाइए, देखिए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, जहां रामचरितमानस की बात की जाएगी, तो रामचरितमानस जब लिखा जाएगा तो चरित लिखा जाएगा, चरित्र नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, चरित होगा रामचरितमानस, और ये तीनों शब्द एक साथ जुड़े रहेंगे, जो शिरोरेखा होगी जो तीनों पर एक साथ लगेगी, राम अलग नहीं, चरित अलग नहीं, मानस अलग नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरा, यदि ये सही है, यदि कहीं ऐसे लिखा है रामचरितमानस, वो भी गलत है, ये रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस है। अब आ जाइए इसमें, तो रामचरितमानस ये देखो अलग है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यही आपका सही हो जाएगा, यही शुद्ध है, देखो इसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, अब देखो समझिए, यहां से श्री कृष्ण के अनेक अनेक ऑटोमेटिक बहुवचन है, तो अनेकों तो है नहीं, ये गलत हो गया। आ जाइए, यह मेरा पुस्तक है, चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है तो इसके साथ में क्या लगेगा? मेरी लगेगा, ये भी गलत हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं है, जब दो जेंडर एक साथ में
एक ही क्रिया के लगे लगे तो पानी पीते हैं, पीती हैं नहीं हो जाएगा, ये गलत हो गया। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, ये गलत ऐसे नहीं देख लेना है। मान लिया जाए शस्त्र के जगह पर अस्त्र लिख दे, तब ये वाक्य भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्त्र उस को कहते हैं जो फेंक करके चलाया जाता है, और जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार और तिमिर, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो भाई अधोगति होता है, ये तो गलत है। अध्यापिका होता है, ये भी गलत है। साहित्यकार सही है, तिमिर सही है। 3 4 जहां होगा वही आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है। तो तेलांजलि जली होता है, जली नहीं होता, ये गलत है। विभीषिका, विभीषिका भा पर बड़ी मात्रा होगा, ये भी गलत है। विस्मरण सही है, हितैषी सही है। 3 4 कहां है इसमें देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अब यहां आपके देखिए, ध्यातव्य होता है, ध्यातव्य, ध्यातत्य नहीं होता है, ये गलत हो गया। पिपीलिका नृशंस घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता, ये गलत हो गया। श्रृंखला वैमनस्य